Hello everyone, this is Jaya from Jaya Classes. Today we will do a poem that is Wind. It is given at the end of the second chapter, The Sound of Music, class 9. So this poem is written by Subramanyam Bharati. Subramanyam Bharati is a great Tamil poet. He was born in 1882 and died in 1921. He was famous for his patriotism in the pre-independence era. But this poem was translated into English by A.K. Ramanujan. He is a Kannada and English poet, well known for his translation of classical and modern poetry. So we will do the full explanation of this poem in Hindi. So let's start. इस पोम में विंड में पोइट ने हमारे लाइफ में आए चैलेंजेस को विंड से सिंबलाइज किया है. इसमें विंड की जो बात की गई है वो एक्चुअली विंड नहीं है, हमारे लाइफ में आए हुए चैलेंजेस हैं. तो जैसे विंड आती है तो अब एक झोंके से सब कुछ लगता है कि खत्म हो जाएगा, उसके रास्ते में आने वाली सारी चीजें तहस नहस हो जाएंगी. तो हम सेम जब हमारी लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं तो एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया. लेकिन जो इंसान उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसे फेस करता है वही खड़ा रह सकता है, वही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है. और जो उन चैलेंजेस के आने पर, आंधी के आने पे, स्ट्रॉन्ग विंड को आंधी कहेंगे, तो आंधी के आने पे जो अपने रास्ते से हट जाए, जो कमज़ोर पड़ जाए, जो टूट जाए, वो जीवन के रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकता. So what is given in the poem that we will see? First we will see the line by line explanation of the poem. So the first stanza. Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at wrecklings. So, we will see what is the meaning of these in Hindi. Wind comes softly. पोइट कहते हैं विंड तुम आराम से आओ, तुम धीरे धीरे आना. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. डोंट स्कैटर द पेपर्स. तुम विंडो के जो शटर्स हैं उन्हें मत तोड़ना, और जो पेपर्स हैं उन्हें तुम मत स्कैटर करना, मीन्स इधर उधर बिखेरना. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. और शेल्फ पे जो बुक्स हैं उन्हें भी तुम नीचे मत गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड. यू थ्रू देम ऑल डाउन. ये देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ गिरा दिया. वे चीजें जहां से थी वहां से तुमने सब कुछ उसे चौपट कर दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. नॉट रेन अगेन. तुमने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए, और तुमने अगेन, हियर द वर्ड अगेन इज यूज्ड, सो यू ब्रॉट रेन अगेन. तुम फिर बारिश ले आए. यू वर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट रैकलिंग्स. तो ये रैकलिंग मीन्स कमजोर. ओके तो तुम बहुत चालाक हो और तुम्हें दूसरों को, कमजोर को परेशान करने में बहुत मजा आता है. एक्चुअली दिस इज द सेकंड स्टैंजा. सो यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट रैकलिंग्स. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. सो पोइट कहते हैं कि तुम बहुत चालाक हो विंड, तुम कमजोर को परेशान करने में तुम्हें बहुत मजा आता है. Frail crumbling houses. Now what is the meaning of frail? Frail means delicate, not so strong. Frail means weak. Okay? तो तुम्हें कमजोर घर को, कमजोर दरवाजों को, और राफ्टर्स मीन्स एक्चुअली ये जो बीम दिया हुआ रहता है ना, सपोर्टिंग रूफ को सपोर्ट करने के लिए, उसे तोड़ने में, दरवाजों को तोड़ने में, घरों को तोड़ने में, और मीन्स वुड को, पेड़ को उखाड़ने में. क्रम्बलिंग बॉडीज मीन्स जैसे कह सकते हैं किसी इंसान के ऊपर कमजोर मीन्स मेंटली, जो मेंटली वीक हो, जिसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का मीन्स उसके अंदर शक्ति ना हो, वो टूट जाता हो चैलेंजेस आने पे. तो ऐसे इंसान को क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट, सबको जो कमजोर हैं उन्हें तुम्हें परेशान करने में बहुत मजा आता है. नाउ द थर्ड स्टैंजा. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. सो हियर इट इज गिवन द विंड गॉड. द विंड गॉड मीन्स यहाँ पे विंड गॉड किसे कहा गया है, मीन्स विंड को कहा गया गॉड की तरह. ठीक है. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. Practice to form the body, make the heart steadfast. So in this stanza, पोइट कहते हैं
कि जो विंड गॉड हैं वो विनोइंग का काम करते हैं। सो व्हाट इज विनोइंग? विनोइंग कहते हैं ना कि जब जैसे कि गांव में क्या होता है कि जब फसल आती है तो गेहूं जैसे कि घर आता है तो लोग गेहूं को शेफ से अलग कैसे करते हैं। तो एक मीन्स एक वुडन पीस उनके पास होता है, छन्नी कह लीजिए, सूप कह लीजिए, तो उससे वो क्या करते हैं कि एक ऊंचाई पे खड़े होकर के और जो मीन्स गेहूं है उसे नीचे गिराते हैं। तो उससे क्या होता है कि हवा से जो शेफ होता है वो दूर चला जाता है और जो विंड होता है, सॉलिड पार्ट जो होता है वो मीन्स वही जमीन पे पास में गिरता है। तो इस तरह से शेफ और वीड जो है वो अलग अलग हो जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग। तो गॉड भी जो है वो इस तरह से चैलेंजेस फेस मींस दे करके इंसान के लाइफ में और मींस विनोइंग का काम करते हैं कि मींस देखते हैं कि कौन कमजोर है और कौन स्ट्रांग है जो कि चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, और जो तुम कहोगे वो तो वो करेगा नहीं। ऐसा नहीं कि तुम कहोगे कि विंड तुम धीरे से आओ तो धीरे से आना शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और जैसे कह सकते हैं भगवान मुझे मुसीबत मत दो, मेरा राह बिल्कुल आसान हो, मेरी जिंदगी बिल्कुल आसान हो, तो कहे से थोड़ी ना होता है। वो तो ऊपर वाले की मर्जी जो होगी वही होगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो जब हमारे बस में है ही नहीं कि जो मीन्स जो होना है सो हो करके रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने घरों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि विंड जब आए तो हमारे घर को वो तोड़ ना सके। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और अपने दरवाजे को आप मजबूत करके बंद करके रखो। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने आप को मजबूत करके रखो। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने दिल को मजबूत करके रखो। कहने का मतलब है कि आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपकी लाइफ में जो चैलेंज आए वो आपका कुछ बिगाड़ न सके। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। ऐसा करके तो देखो, फिर देखो कि जो विंड है वो कैसे तुम्हारा दोस्त बन जाता है। The wind blows out wreck fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. इस स्टैंजा में जो पोइट है वो कहते हैं कि विंड को फ्रेंड बना करके तो देखो। फिर अगेन वो कहते हैं द विंड ब्रेक आउट वीक फायर्स। विंड जो है जो कमजोर, अगर आप दिया जलाए हो तो फिर अगर आप थोड़ा सा बाहर निकले तो हवा लगती है तो दिया बुझ जाता है या फिर कैंडल बुझ जाता है। लेकिन अगर कहीं पे स्ट्रॉन्ग विंड लगी, मीन स्ट्रॉन्ग फायर लगी हुई हो, स्ट्रॉन्ग आग लगी हुई हो, और अगर वहां पे उसे हवा मिल गया फिर तो पूछो ही मत वो कितना भड़केगा। तो जो हवा भी होती है वो कमजोर आग को बुझा देती है, और जो स्ट्रॉन्ग आग होती है उसे और वो बहका देती है और वो फैला देती है। His friendship is good. We praise him every day. तो भलाई तो इसी में भैया कि चैलेंजेस से, विंड से दोस्ती कर लो और उसका गुणगान करो। कहने का मतलब है इसमें पोइट का कहना है, ये तो लिटरल मीनिंग आपने समझ लिया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द, व्हाट इज द थीम, और यू कैन से व्हाट द पोइट वांट टू कन्वे। पोइट इस पोम से ये कन्वे करना चाहते हैं, विंड को उन्होंने सिंबलाइज किया है हमारी लाइफ में आए चैलेंजेस से। तो हमारी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए वो कभी कह के नहीं आते कि मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हें परेशान करने आ रहा हूं या तुम्हारे ऊपर ये सब मुसीबत पड़ने वाली है। वो तो बस एक झटके से, एक पल में अचानक से चले आते हैं। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, और ऐसा इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसके लाइफ में चैलेंजेस ना आए। तो कभी आगे कभी पीछे, किसी का थोड़ा अधिक थोड़ा कम, दैट में भी ये हो सकता है, लेकिन किसी का भी राह इतना आसान नहीं होता कि वो पूरी जिंदगी स्मूथली अपना रन कर ले। उसके भी लाइफ में चैलेंज आएंगे, अलग अलग तरह के चैलेंजेस अलग अलग लोगों की लाइफ में आते हैं। तो हम कैसे उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और कैसे फेस करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात पोइट ने विंड को सिंबलाइज करके समझाया है कि जैसे विंड, आंधी जो है वो आपके कहे से नहीं आती, और अगर आप उसे कहोगे कि भैया थोड़ा आहिस्ता आना, तो आंधी कभी आपके कहे अनुसार आहिस्ता नहीं आएगी। वो ऐसा नहीं कि आपके घर के पास आए और सॉफ्टली वहां से जेंटली वो वहां से जो आंधी है, विंड है, वो ब्रिज बन करके निकल जाए। ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जब आप जान रहे हो कि अब विंड आ ही गई, चैलेंजेस लाइफ में आ ही गए, तो आप उसको स्ट्रांगली कैसे फेस करते हो। आप अगर रोना लेके बैठ जाओगे कि भगवान को तो मैं ही मिला था सारे कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए, सारे प्रॉब्लम्स मेरे लिए क्रिएट किए हुए हैं भगवान ने, तो ऐसा कहने से अगर आप हिम्मत हारते हो तो वाकई आप अपनी जो लड़ाई है वो आप वैसे ही हार गए। अगर आपने मन से उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि आपके साथ बुरा हो रहा है तो बुरा तो होगा ही होगा। नहीं, अगर आपके लाइफ में मुश्किल आए, चैलेंजेस आए, तो उसका मनुष्य को डट करके सामना करना चाहिए। आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करो कि चैलेंजेस कितने भी हार्ड एंड फास्ट हो, लेकिन हम खड़े रहेंगे। हम अपने जो मीन्स हमारा मोरल है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, उसे हम डिगने नहीं देंगे, उसे हम हटने नहीं देंगे। तो फिर कोई भी चैलेंज लाइफ में आ जाए तो आप उसे ओवरकम कर ही लोगे। आपने द साउंड ऑफ म्यूजिक जो ये जो चैप्टर आपने पढ़ा था, तो आपने इसमें देखा कि सबसे पहला जो स्टोरी है वो एवलिन ग्लीनी के बारे में दी हुई है द साउंड ऑफ म्यूजिक में। तो एवलिन ग्लीनी की लाइफ में कितनी मुश्किलें थी। वो ना तो सुन सकती थी, बिल्कुल भी नहीं सुन सकती थी, और उसने सपना क्या पाल रखा था, एक ग्रेट म्यूजिशियन बनने का। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था, जो सुन ही नहीं सकता था वो म्यूजिशियन कैसे बनता। लेकिन अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की बदौलत और अपने लाइफ में आए हुए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसने एक रास्ता निकाला, और भगवान ने भी उसे राह दिखा दिया कि वो म्यूजिक को महसूस करने लगी और एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनी। तो कहने का मतलब है कि आपके लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए तो उनसे डरो नहीं, उनका मुकाबला करो, उनका सामना करो, फिर देखो कि वो चैलेंजेस कैसे आपको आगे बढ़ाने में आपको हेल्प करते हैं।
right? So this all was the explanation as well as the literal meaning of the poem. Now what we'll see, we will see the poetic device that the poet used in this poem. So first of all, this poem is a free verse. Free verse कहने का मतलब no rhyming scheme is used in the poem. इस poem में कोई भी rhyming scheme used नहीं हुई है. Second one is the personification. Personification means you. You जो है ये बार बार यूज हुआ, आप देखो you, this is personification, right? Now third one is alliteration. Alliteration, here you can see wind winnows, right? This is wind winnows. तो that symbolism is used here. Symbolism, wind is symbolizing the challenges of the life. यहाँ पे wind जो यूज हुआ है तो wind लाइफ में आए challenges को symbolize कर रहा है. Next rhyming device that the poet has used is anaphora. Anaphora means repetition of same word at the beginning of 2 or more lines. आप यहाँ पे देखोगे कि don't again and again use हुआ है. तो ये don't और फिर बाद में आप देख सकते हो कि you भी a number of times आया हुआ है. आप देखो यहाँ पे you है, again where you can see you somewhere is in the poem. So you will find that you again is used here. So these all are anaphora, right? So the poetic device that the poet has used here is personification, alliteration, symbolism, anaphora, right? So this is all for this poem. I have given the description of the link of the Sound of Music and chapter 1, that is the fun they had. You can see it in the description box, and please do share, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to get the latest updates. We will meet in the next video. Till then, bye.